रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं अध्याय को अपने कंप्लीट कर लिया था। मतलब अपने रसायन विज्ञान की या केमिस्ट्री की जो बेसिक कंसेप्ट थे वो बेसिक कंसेप्ट अपने ध्यान से देखें, भले वो मोल अवधारणा हो, ठीक है, या वो डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत हो, या अपने कुछ एक नए शब्द भी जैसे कि ये सार्थक अंकों की बात की, वैज्ञानिक संकेतन की बात की। ये जो नए शब्द थे वो सारे के सारे शब्द आने वाले जो चैप्टर होंगे इनके अंदर अपने प्रयोग में लिए जाएंगे, ठीक है। तो अपने जो स्टार्ट करते हैं आज वो टॉपिक है हमारा, या जो चैप्टर है वो है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, अपने जो परमाणु शब्द जो है वो परमाणु शब्द अपने को कहाँ से मिला आपको पता चल चुका है। वो कहाँ से प्राप्त हुआ अपने को, जो डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत था, ठीक है, डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। इस परमाणुवाद सिद्धांत के अंदर अपने जो परमाणु शब्द है इस परमाणु शब्द की उत्पत्ति मानी गई है, ठीक है। ये परमाणु शब्द जिसको इंग्लिश में अपने क्या बोलते हैं, एटम बोला जाता है। ये ग्रीक शब्द आपने कहा था कि ये ग्रीक वर्ड कौन सा था, एटोमोस। इस एटोमोस से इसकी उत्पत्ति मानी गई, ठीक है। और फिर उसको अपने देखा गया इसके अंदर डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के अंदर कुछ और बातें भी अपने कही कि एक ही तत्व के जो सभी परमाणु हैं वो परमाणु द्रव्यमान या भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में क्या होता है, एक जैसा होता है। और अगर भिन्न भिन्न तत्वों के अगर परमाणुओं की अगर बात की जाए तो वो परमाणुवीय द्रव्यमान और रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों में क्या पाया जाता है, भिन्न रूप से पाया जाता है, ठीक है। फिर इन्होंने डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के अंदर अपने को कहा कि जो परमाणु है वह अविभाजित है, अर्थात किसी भी तत्व की जो सूक्ष्मतम इकाई है वो सूक्ष्मतम इकाई कौन होती है, परमाणु होती है। इस थ्योरी के अंदर अपने कहा कि परमाणु को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में नष्ट नहीं किया जा सकता, न ही परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न किया जा सकता है। और जब बात रासायनिक अभिक्रिया की आती है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेते हैं, परमाणु लेते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को लिखा किस रूप में जाता है, आणविक रूप में लिखा जाता है। ये डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत की अपने कुछ बातें बताई। फिर डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत को करने के बाद में अपने डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत में कुछ कमियां भी निकाली, ठीक है। वो कमियां क्या निकाली, पहली कमी किसके आधार पर निकली, समस्थानिक के आधार पर निकली, ठीक है। किस आधार पर निकली, समस्थानिक के आधार पर। क्या था कि डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत में ये कहा गया था कि जो समान तत्व हैं, एक ही तत्व के जो परमाणु हैं वो भौतिक गुणधर्मों, रासायनिक गुणधर्मों व द्रव्यमान में क्या होता है, समान होता है। ये बात डाल्टन ने कही थी। लेकिन जब बात अपने समस्थानिकों की करते हैं तो समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थान मतलब आवर्त सारणी के अंदर जिसका स्थान एक जैसा हो उन्हें क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। या इनकी परिभाषा अगर देखें तो परिभाषा ये बनती है कि परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न हो, ठीक है। समस्थानिकों की परिभाषा क्या बनाएंगे अपने कि परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक, या आपने कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। तो प्रोटॉन दोस्तों में तक आया नहीं था, परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसे क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि एक ही तत्व के जो परमाणु है वो द्रव्यमान में या अन्य गुणधर्मों में क्या पाए जाते हैं, भिन्न भी पाए जाते हैं जब समस्थानिकों के बारे में अपने अध्ययन कर लिया गया। जैसे अपने बात करें कि जो हाइड्रोजन जो तत्व है, इस हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक अपने को सुनने में मिलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के बारे में। इन तीनों का जो परमाणु क्रमांक है जड़ की अगर मान करें तो वो कितना होता है, 1 होता है। लेकिन इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो द्रव्यमान संख्या क्या पाई जाती है, भिन्न भिन्न पाई जाती है। तो इसका मतलब जो समस्थानिक शब्द के बारे में जिस दिन अपने को जानकारी प्राप्त हुई, डाल्टन का जो ये परमाणुवाद सिद्धांत था जिसके अंदर अपने कहा था कि एक ही तत्व के जो परमाणु है वो कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, वो जो बात हमारी क्या हो गई, गलत साबित हो गई। इसी तरह से कार्बन के जो समस्थानिक थे, कार्बन 12, कार्बन 13
और कार्बन 14। तो परमाणु क्रमांक तीनों का समान है, लेकिन इनकी जो द्रव्यमान संख्या है, इन द्रव्यमान संख्या में क्या पाई जा रही है, भिन्नता पाई जा रही है। ठीक है, तो पहली कमी किसके आधार पर आई हमारे पास, समस्थानिक शब्द के आधार पर आई। फिर दूसरी कमी जो डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के अंदर हमको देखने को मिली, वो देखने को मिली अपने समभारिक शब्द के आधार पर। समभारिक का मतलब क्या हो गया कि जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, उसे क्या कहा जाता है, समभारिक कहा जाता है। मतलब डाल्टन ने दूसरी बात ये कही अपने को कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु है वो भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में या द्रव्यमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनकी प्रकृति कैसी देखने को मिलती है, भिन्न प्रकृति अपने को देखने को मिलती है। ये डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के अंदर कहा गया। लेकिन जब समभारिकों के बारे में अध्ययन किया गया, समभारिक क्या थे, जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, उन्हें क्या कहा जाता है, समभारिक कहा जाता है। जैसे मैंने उदाहरण लिया यहाँ पर, उदाहरण के रूप में मैं बात करता हूँ आर्गन की और पोटेशियम की बात करूँ तो आर्गन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 18, और पोटेशियम का भी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18। लेकिन अगर दोनों की द्रव्यमान संख्या देखी जाए तो द्रव्यमान संख्या दोनों की कितनी आती है, 39 आती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर ये दो भिन्न तत्व हैं जिनका परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न है। आर्गन का 18 और पोटेशियम का कितना है, 19। तो दोनों का परमाणु क्रमांक भिन्न है लेकिन दोनों की द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है। तो यहाँ पर जो डाल्टन का जो परमाणुवाद सिद्धांत था, इस परमाणुवाद सिद्धांत के अंदर दूसरी कमी हमको देखने को मिली, या आपने कह सकते हैं कि दूसरी कमी हमारे सामने उजागर हो गई कि डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के अंदर ये दूसरी जो कमी देखने को मिली थी। ठीक है, तीसरी बात अगर अपने करें कि जो डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत अगर अपने कहा कि जब रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु संयोग करते हैं, ठीक है, तो वो किस पर बेस्ड थे, उसके द्रव्यमान पर बेस्ड थे, न कि उनके आयतन पर बेस्ड थे। किस पर आधारित थे वो, दूसरी अपने तीसरी कमी की अगर अपने बात करें डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत की, तो डाल्टन का जो परमाणुवाद सिद्धांत कहता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु संयोग करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु संयोग करते हैं तो अपने उन संयोग में किस चीज़ को देखा जाता है, द्रव्यमान को मेन आधार रखा जाता है। अपना जो आधार रहता है वो क्या रहता है, द्रव्यमान रहता है। आयतन को अपने नहीं आधार रखा जाता। तो अब जब आयतन को आधार नहीं रखेंगे तो अपने कहा था कि जो डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत है वो जो गैस जो नियम थे हमारे पास, रासायनिक संयोजन के जो नियम थे, उन सभी नियमों का पालन करता है। ये भी डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के अंदर कहा गया था कि जो परमाणु है वो, डाल्टन का जो परमाणुवाद सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन के सभी नियमों का पालन करता है। लेकिन जो गैस आयतन के बारे में जो वो बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब गैलुसेक का जो गैसीय आयतन संबंधी जो नियम था, उस गैलुसेक के आयतन संबंधी नियम के बारे में यह व्याख्या डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत नहीं करता है। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो बात आती है कि डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत परमाणु और अणु की सही व्याख्या नहीं कर पाता। वो ये नहीं बता पाता कि परमाणु क्या है और अणु क्या है, इन दोनों के बारे में या इन दोनों के बाद में अपने को अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत की कुछ कमियां उजागर हुई, जिसके बाद में जो डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत है, उस परमाणुवाद सिद्धांत का जो अध्ययन आने वाले समय में क्या हो गया, अपने को कम ही देखने को मिला। ठीक है, फिर दूसरी बात अपने ये कही, जो मेन इसकी जो बात आती है हमारे सामने, वो ये आती है कि जो परमाणु जो होते हैं वो परमाणु क्या होते हैं, अविभाजित होते हैं। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज के समय में अपने को पता है कि परमाणु को मुख्य रूप से अपने 3 भागों में यहाँ पर विभाजित किया जा सकता है। या परमाणु के अंदर जो मौलिक कणों की अगर अपने बात करें, परमाणु के मौलिक कणों की अगर मैं बात करता हूं तो 3 मौलिक कण अपने को देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला जो मौलिक कण अपने को देखने को मिलता है वो होता है प्रोटॉन। दूसरा जो मौलिक कण है वो कौन सा देखने को मिलता है? न्यूट्रॉन। और तीसरा जो मौलिक कण अपने को देखने को मिलता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये मौलिक कण देखने को अपने मिलता है कि परमाणु के अंदर मुख्य रूप से ये 3 कण
पाए जाते हैं। लेकिन डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के अंदर तो ये कहा गया था कि जो परमाणु है वो अविभाजित है, अर्थात परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपने कहा कि परमाणु मुख्य रूप से इन 3 कणों से मिलकर बना होता है। और दूसरा, परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के अंदर किसी भी प्रकार का जो अपने को नहीं समझाया गया कि नाभिक कहाँ पाया जाता है, प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये कण क्या है। ठीक है, इनका आविष्कार उस समय तक नहीं हुआ था, तो जिसके कारण से जो डाल्टन का जो परमाणुवाद सिद्धांत है वो डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत के अंदर कुछ कमियां अपने को देखने को मिली। तो इस चैप्टर के अंदर इन सभी कणों के, सबसे पहले अपने बात इन्हीं कणों की करेंगे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या नाभिक क्या है। ठीक है, इनकी बात करेंगे, इनके खोज की बात करेंगे, कैसे इनको खोजा गया। फिर आपने देखेंगे कि ये किसी भी परमाणु के अंदर किस रूप से विन्यासित है, अर्थात अपने परमाणु मॉडल की बात की जाएगी कि परमाणु मॉडल कौन कौन से है। थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, अपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, और लास्ट में अपने बोर का परमाणु मॉडल का अध्ययन किया जाएगा। तो उन परमाणु मॉडल का भी अपने अध्ययन देखा जाएगा, किस तरह से परमाणु मॉडल अपने सामने आते हैं। फिर अपने बात करें कि जो पदार्थ है, सामान्यतः आपने कहा कि जो पदार्थ होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। लेकिन पदार्थ में भी वैद्युतीय गुण पाया जाता है। पदार्थ का वैद्युतीय गुण, ये अपने यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पदार्थ के वैद्युतीय गुण से क्या मतलब है कि जैसे अपने कई बार क्या करते हैं कि एक ग्लास रोड, एक ग्लास की जो कांच की बनी हुई कोई रोड अगर ली जाए, उसको अपने किसी सरफेस पर अगर रगड़ा जाए, तो सरफेस पर रगड़ने के बाद में देखते हैं कि वो जो ग्लास की जो रोड है, उस ग्लास की रोड के अंदर क्या आ जाता है? वैद्युतीय गुण आ जाते हैं। ठीक है, उस रोड को अगर अपने किसी सिल्क या किसी फर के अगर संपर्क में लेकर जाएं, उस ग्लास रोड को अपने सिल्क या फर के संपर्क में लें, या अपने हाथों के ऊपर इस तरह से घुमाते हैं, तो ये जो हाथों के अपने जो बाल हैं वो ग्लास रोड से क्या शुरू हो जाते हैं? चिपकना है, उससे आकर्षित होना प्रारंभ हो जाते हैं। इसका मतलब पदार्थ में क्या पाया जाता है? वैद्युतीय गुण पाया जाता है। ठीक है, तो इस वैद्युतीय गुणों के बारे में अपने कहते हैं कि जो परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है? वैद्युतीय गुणों की बात अपने करेंगे यहाँ पर। फिर अपने यहाँ पर जो नेक्स्ट, जो इसमें वैद्युतीय गुणों के बाद में जो नेक्स्ट जो अध्ययन का जो विषय रहेगा वो ये रहेगा हमारे पास कि जो परमाणु अणु, जो परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को जो खोजा गया, उसको खोजा किस में गया? उसके लिए अपने एक जो अपने कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास जो थी, उसके लिए अपने यहाँ पर एक ट्यूब की प्रयोग लिया गया था। उस ट्यूब को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब, या जिसको अपने कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब भी अपने इसको नाम दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उस समय खोजा नहीं गया था, तो अपने इसको बोल सकते हैं कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब। तो इस कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, इसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में अपने अध्ययन करेंगे, जिसको CRT ट्यूब अपने नाम दे सकते हैं। CRT क्या है कि जो पुराने जो टीवी थे, उन टीवी में अपने देख सकते हैं इस प्रकार से उनकी संरचना अपने को देखने को मिलती थी। ठीक है, पीछे इसके बहुत ज़्यादा ये निकला हुआ था। तो इस ट्यूब को क्या बोला गया? CRT ट्यूब। इस CRT ट्यूब के बाद में अपने पास LCD आई, और LCD के बाद में आज जो ज़माना है वो किसका आ चुका है? LED का। आजकल लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में अपने आज जो अपने चल रही है सारी। ठीक है, तो इस CRT की बात करते हैं। ठीक है, ये CRT क्या है? तो ये सारी चीज़ें अपने कहते हैं कि जो सबसे पहला जो परमाणु का जो मौलिक कण है वो कौन सा है? हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो मैं बात करूँगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, इसके बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में अपने बात करेंगे, और इसको अपने इलेक्ट्रॉन की जो खोज है इसको अपने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। जिसमें इसको खोजा गया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या दिया जाता है? डिस्चार्ज
ठीक है, ट्यूब एक्सपेरिमेंट, क्या नाम दिया जाता है इसको? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इसको नाम दिया जाता है। अपने सभी लोग जानते हैं कि अगर ताप को, दाब जो है उसको सामान्य रखा जाता है, ठीक है, सामान्य ताप और दाब पर, सामान्य ताप व दाब पर, अगर ताप व दाब की जो कंडीशन है वो सामान्य रखी जाए तो कोई भी अगर गैस है वो विद्युत की चालक नहीं होती। सामान्य ताप व दाब पर जो गैस है, गैस विद्युत की चालक नहीं होती है, ठीक है। अर्थात अपने कहें कि गैस में जो कंडक्टिविटी, जो चालकता का गुण है, वो गैस में चालकता का गुण सामान्य ताप व दाब पर नहीं पाया जाता है। किसी भी गैस की अगर अपने बात कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, कोई सी भी गैस की अगर अपने बात करें तो अगर ताप और दाब को अगर सामान्य रखा जाए तो ताप व दाब की सामान्य परिस्थिति में इनमें चालकता का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। अर्थात अगर अपने किसी भी गैस के अंदर सामान्य ताप व दाब पर अगर विद्युत धारा अगर प्रवाहित की जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो जो गैस है, वो गैस जो धारा का प्रवाह आगे नहीं होने देता है। इस चीज़ को अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर समझें तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर समझने के लिए मैंने क्या किया कि हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, विलियम क्रुक्स, ठीक है। साइंटिस्ट कौन थे? विलियम्स, जो क्रुक्स साइंटिस्ट थे, इन्होंने, विलियम क्रुक्स साइंटिस्ट ने एक कांच की नलिका ली, ठीक है। विलियम क्रुक्स ने क्या किया? एक कांच की नलिका ली और इस कांच की नलिका की जो लंबाई थी वो कितनी लंबाई का था? 60 सेंटीमीटर लंबाई की इन्होंने कांच की नली ली, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर लंबाई की इन्होंने कांच की नलिका ली विलियम क्रुक्स ने, और इन्होंने क्या किया? इस नलिका के जो दोनों मुंह थे, इन दोनों छिद्रों को इन्होंने अवरुद्ध कर दिया, इनको बंद कर दिया, ठीक है। इसके साथ साथ इस नलिका के अंदर उन्होंने एक वैक्यूम पंप फिट कर दिया। क्या फिट कर दिया? वैक्यूम पंप फिट कर दिया। और इस कांच की नलिका के अंदर इन्होंने धातु की 2 छड़ें लगा दी। इस कांच की नलिका के अंदर इन्होंने क्या किया? एक धातु की क्या लगा दी? 2 छड़ें लगा दी। इन धातु की छड़ों को जो नाम दिया गया, वो नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रोड, ठीक है। इन धातु की छड़ों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो विलियम क्रुक्स थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। और एक्सपेरिमेंट क्या किया कि इसके अंदर एक कोई भी गैस भर दी गई, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने क्या भर दी? एक गैस को भर दिया गया। और इन जो हमारे जो ये छड़ें थी, इनको इन्होंने क्या किया? उच्च वोल्टता के साथ जोड़ दिया गया, ठीक है। लगभग जो वोल्टेज रखी गई वो कितनी रखी गई? 10,000 वोल्ट यहाँ पर इसको विद्युत दी गई, जो किसी बैटरी से अपने इसको दे रहे हैं। 10,000 वोल्ट जो ऊर्जा इसको दी गई। और जो दाब था, पहली परिस्थिति में इन्होंने जो दाब रखा, वो दाब कितना रखा? सामान्य दाब 1 ATM दाब रखा, ठीक है। प्रारंभ में क्या किया उन्होंने? इसके अंदर 10,000 वोल्ट विद्युत धारा प्रवाहित की और 10,000 वोल्ट विद्युत धारा प्रवाहित करके इन्होंने 1 ATM यहाँ पर दाब रखा गया। तो इन्होंने देखा कि जब इसके अंदर धारा प्रवाहित की गई, जो धारा प्रवाहित करने पर जो गैस है, उस गैस ने जो करंट है, उस करंट को फ्लो होने होने नहीं दिया गया, ठीक है। तो 1 ATM दाब के ऊपर, सामान्य दाब के ऊपर जो गैस है, वो गैस विद्युत धारा को प्रवाहित होने से क्या कर रही थी? रोक रही थी। अर्थात गैस के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो इन्होंने वैक्यूम जो पंप लगा रखा है, इस वैक्यूम पंप से इन्होंने क्या किया कि इस गैस का जो दाब है, उस दाब को 1 ATM से घटाकर, ठीक है, वैक्यूम पंप से इन्होंने क्या किया? दाब को 1
एटीएम से घटाकर कितना कर दिया, 10 की पावर माइनस 2 एटीएम कर दिया। अर्थात दाब को क्या कर दिया गया, बहुत कम कर दिया गया। तो उस दाब को कम होने पर इन्होंने क्या देखा कि ये जो गैस है, जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो गैस है, उस गैस के अंदर से जो विभिन्न प्रकार के जो प्रकाश है या जो रंग है, वो रंग अपने को दिखाई देने शुरू हो गए। ठीक है, अब जो प्रकाश का जो रंग है, वो प्रकाश का रंग किस चीज़ पर निर्भर करेगा, जो गैस की जो प्रकृति है इस चीज़ पर निर्भर करेगा। ठीक है, जो प्रकाश का रंग किस पर निर्भर किया, जो गैस की प्रकृति है, उस गैस की प्रकृति पर प्रकाश का मतलब यहाँ पर किस रंग का अपने को, क्यों ये चमकने लगी। जैसे अपने देख सकते हैं ट्यूबलाइट है, जैसे ट्यूबलाइट को अंदर स्विच ऑन करते हैं तो ट्यूबलाइट से अपने श्वेत रंग का जो प्रकाश है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। कई बार अपने अलग अलग रंगों के भी बल्ब देखे हुए हैं, तो उनको जैसे ही ऑन करते हैं, किसी के अंदर लाल, किसी के अंदर पीला, किसी में नीला, ये अलग अलग रंग जो दिखाई देता है, तो वो कहता है कि ये जो रंग जो दिखाई दे रहा है वो रंग किस पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है कि गैस की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो अपने यहाँ पर जैसे ही उन्होंने कहा कि निर्वात पंप से या वैक्यूम पंप से इन्होंने जैसे ही जो वायु दाब है, उस वायु दाब को घटाकर 10 की पावर माइनस 2 एटीएम कर दिया गया। तो 10 की पावर माइनस 2 एटीएम होते ही 10,000 वोल्ट तक जब इस गैस के अंदर प्रवाहित की गई तो गैस के जो कण हैं वो चमकने लग गए। ठीक है, ये जो रंग था वो रंग किस पर निर्भर किया, जो यहाँ पर जो गैस भरी गई है उस गैस की प्रकृति पर निर्भर किया। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपने यहीं तक ही बात करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इससे आगे स्टार्ट करेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो इलेक्ट्रॉन की खोज हमारी जारी रहेगी।